अंतरराष्ट्रीय बाजार, कमोडिटी हो या शेयर बाजार हो, एक बार फिर दम साधकर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़े अपडेट देखने लगा है। ये बीते साल फरवरी की ही बात थी जब ये युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद बाजार में भूचाल आ गया था। चाहे कमोडिटी मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, बाजार में हमने भूचाल आता देखा। अब दुनिया भर के शेयर और कमोडिटी बाजार में सनसनी एक बार फिर है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव यात्रा पर पहुंचे। उसके बाद आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के नाम संबोधन किया। ऐसी आशंकाएं फिर गहरा रही हैं कि एक बार कहीं युद्ध को हवा ना मिल जाए, और यही हुआ। देखते देखते जब ये भाषण आज रूस के राष्ट्रपति का शुरू हुआ तो क्रूड ऑयल की कीमत $82 कुछ सेंट के आसपास थी और भाषण खत्म होते होते ये $84 के ऊपर निकलकर दिन के ऊपरी स्तर पर, उच्चतम स्तर पर आ गई। ब्रेंट क्रूड का भाव $84 के करीब पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेस मेटल की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, सबके दाम बढ़ गए हैं। अब देखना यह है कि कहीं ऐसी कोई परिस्थितियां तो नहीं बन जाएंगी कि युद्ध को की जो आग है उसको फिर से हवा मिल जाए। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इनका भारत के लिए क्या मायने हैं, दुनिया भर के बाजारों के लिए क्या मायने हैं, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सर, पहली खबर यही, पहले ही सवाल यही कि अब आगे परिस्थितियां आपको क्या बनती दिख रही हैं? बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के साथ इस बात बाजार में काफ़ी बेचैन थे, क्योंकि एक साल हो चुका है युद्ध में और कमोडिटीज़ में और ख़ासतौर से कच्चे तेल की कीमतें तो $70-80 से ऊपर बनी हुई बहुत लंबे समय से। बाजार को ये लग रहा था कि पुतिन थक चुके हैं, नाटो थक चुका है, यूक्रेन थक चुका है और अब युद्ध से वापस लौटने की संभावनाएं बनेगी। बीच में शांति की चर्चाएं भी शुरू हुई थी। बाइडेन ने कल वहाँ पहुँच कर इस पूरे मामले में पश्चिम का और अमेरिका का एक बेहद सीधा टकराव वाला चेहरा सामने रखा। पुतिन इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेर कर युद्ध में की आग में फंसा रखा है। आज पुतिन का जो बयान आया, जो पुतिन का भाषण आया, उसके बाद बाजारों में हमें तेज घटनाक्रम घूमते दिखाई दिए। डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतें जो लंबे समय से 82-83 के आसपास घूम रही थी, 84 से ऊपर निकल गई, 85 की तरफ बढ़ना शुरू हुई है। बाजार इस समय ऐसी किसी एस्केलेशन से, किसी भी युद्ध की संभावना से बुरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि बहुत मुश्किल से धीमे धीमे परिस्थितियां सुधरने की तरफ जा रही हैं। जहां यूरोप में महंगाई कम होना शुरू हुई है और अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में चीज़ें बेहतर हो पाएंगी अर्थव्यवस्थाओं में। दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाएं भी पटरी पर आ रही थी, लेकिन अब फिर यूरोप में एक किस्म से बड़े जंग के और बड़े टकराव के बादल मंडराने लगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का यूक्रेन पहुंचना प्रतीकात्मक रूप से बड़ा घटनाक्रम है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस पूरी घटना के, और इसलिए बाजार बेहद दम साधे हुए इस पूरे घटनाक्रम को आगे देख रहा है कि अब यूरोप में जो युद्ध की बिसात है उस पर अगले मुहरे कैसे चले जाएंगे। सर, बाजार इसको किस तरह लेगा? बाजार इसको इस तरह से ले रहा है, क्योंकि अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जाने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी संभावनाओं को देखते हुए, अमेरिका में अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए अपने को आक्रामक दिखाने की कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि रूस लंबा युद्ध लड़ते लड़ते थक चुका है पिछले एक साल में। यूरोप के बाजारों को या यूरोप की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने की जो कोशिश रूस की तरफ से की गई थी, उसके सीमित असर दिखाई दिए। रूस ने यूरोप की गैस बंद की तो यूरोप ने अपनी गैस का अरेंजमेंट कर लिया, ऑयल बंद किए तो ऑयल ने अपना अरेंजमेंट कर लिया। एक तरह से रूस की तरफ से यूरोप पर जो असर डालने की कोशिशें थी उनके सीमित नतीजे निकले। इधर दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के भी उतने ही सीमित असर नजर आए। ये माना जा रहा था कि अगर प्रतिबंध सख्त होंगे तो रूस का युद्ध करने की कोशिशें कमजोर पड़ेंगी, पर वैसा नहीं हुआ। अब ब्रिंक पर चीज़ें हैं। रूस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह टूट चुकी, लड़ते लड़ते बुरी तरह टूटी हुई। आज पुतिन के भाषण से संबोधन से संकेत भी मिले कि वो भूख नहीं आने देंगे और खाने का संकट नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ यूरोप के देशों ने पिछले एक साल में, अमेरिका और यूरोप के देशों ने पिछले एक साल में कम से कम रूस पर अपनी निर्भरता तो खत्म कर ही दी है, और इसलिए उनके पास वो संसाधन है कि वो इस टकराव को निर्णायक मोड़ की तरफ ले जाएं। बाजार कूटनीतिक नजरिए से, रणनीतिक नजरिए से इस तरह से इसे देख रहा है। एक फैक्टर जो अंधेरे में है, जो
पर्दे में है वो चीन का है। और इसीलिए एंथोनी ब्लिंकन ने शुरुआत में कहा था कि चीन और रूस अगर एक दूसरे की मदद करते हैं, चीन रूस की मदद करता है, तो परिस्थितियां काफ़ी विकट हो सकती हैं। चीन का रुख इस पूरे मामले में देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर ये जंग और लंबी खिंचती है और नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को और ज़्यादा ताकत दी जाती है युद्ध लड़ने के लिए, जो दी ही जाएगी क्योंकि बाइडेन की यूक्रेन यात्रा बेमकसद नहीं थी, तो रूस अपने मौजूदा संसाधनों के आधार पर इस युद्ध को लंबे समय तक नहीं लड़ सकता और उसे तब चीन की मदद की ज़रूरत होगी और वहाँ से ये रणनीति, ये युद्ध एक नया मोड़ लेगा। क्योंकि अब जिस स्थिति के ऑफेंसिव की बात हो रही है, जिस तरीके की बात हो रही है, उसमें रूस की आर्थिक क्षमताएं भी, रूस की सैन्य क्षमताओं में भी चुनौती दिख रही है। और इसलिए आज अगर पुतिन के भाषण को आप ध्यान से सुने और उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें, तो पुतिन ने कहा नया उत्पादन करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, नई चीज़ें, नए हथियार बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इस चुनौती को बता रही हैं कि पुतिन को अगर ये युद्ध अब लंबे समय तक खींचना होगा और संसाधनों की जो कमी है, क्योंकि तेल भी बिकना बंद है, गैस भी बिकना बंद है, तो पुतिन इस युद्ध में कैसे लंबे समय तक टिकेंगे। चीन की मदद के बिना शायद ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए बाजार थोड़ा ज़्यादा दबाव में और तनाव में है। शेयर बाजार, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब तक शाम तक देखेंगे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रुख हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। कल तक बाजारों का नज़रिया इस मामले में साफ होकर सामने आएगा कि बाजारों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया की और अमेरिका की तरफ से पुतिन के भाषण पर क्या प्रतिक्रिया आती है। सर, अब इस सब का भारत के लिए क्या मायने? अगर मान लीजिए बाजारों में हलचल दिखती है, क्रूड ऑयल फिर खोलने लगता है, बेस मेटल में फिर तेजी दिखती है, तो भारत अभी जिस मौजूदा परिस्थिति में है उसके लिए क्या मायने? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती इसमें है, क्योंकि भारत ने बहुत मुश्किल से पिछले साल इसी समय अब महंगाई का, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सबका विस्फोट देखा था। अब धीमे धीमे चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होती दिखाई दे रही थी। महंगाई हालांकि अभी भी बनी हुई है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी अभी भी बनी हुई है, और अगर ये पूरा टकराव थोड़ा लंबा है, जिसके खींचने की संभावना अब ज़्यादा दिखाई दे रही है और अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से या नाटो और ज़्यादा प्रभावी होकर इस युद्ध में उतरता है, तो इसका असर बड़ी आर्थिक अनिश्चितता के तौर पर सामने आएगा। मंदी पहले से ही मौजूद है, घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी कि 2023 और 24 मंदी के साल होने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, सबने कह दिया था भारतीय अर्थव्यवस्था 3 साल के न्यूनतम आर्थिक विकास दर की तरफ जाने वाली है। तो कम से कम एनर्जी प्राइसेस को लेकर, कोयला, गैस और तेल की कीमतों को लेकर तो बड़ा दबाव बनने वाला ही है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। और इसके अलावा जो असर होंगे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव के, पूंजी की आवाजाही को लेकर, वो चुनौतीपूर्ण है। और खासतौर से ऐसी परिस्थिति में जब भारत अभी एनर्जी के साथ खाद्य महंगाई से भी जूझ रहा है, तो युद्ध किसी भी परिस्थिति में, शुभम, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। और खासतौर से इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जब से आई है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी आई है, तब से तो कहीं भी युद्ध हो छोटा सा, तो वो दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो भारत के लिए इस युद्ध को लेकर अगर ये एस्केलेट होता है, अगर ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर को एक और गहरी चोट इस साल खानी पड़ सकती है, जो कि अभी भी आंकलन ये है कि 6.5% या 6 से 6.5% के बीच रहेगी।